हेलो एवरीवन, मैं अर्पित पाटीदार। आज अपन पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक है। फर्स्ट जो है एंजाइना क्या होता है, तो बेसिक एंजाइना देखा जाए तो क्या होता है, हार्ट की जो मसल्स होती है, हार्ट की मसल्स में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से वहां पे क्या डेवलपमेंट होता है, एंजाइनल पेन जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, एंजाइना आल्सो नाउन एज एंजाइना पेक्टोरिस, इसको क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। और ये मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज बाय चेस्ट पेन, इसमें पेशेंट को क्या डेवलपमेंट होता है, चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, और हार्ट मसल डजंट रिसीव एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, हार्ट मसल को डिक्रीज हो जाएगी, जिसको बोलते हैं इस्कीमिया। ठीक है, इस्कीमिया में क्या होता है, हार्ट मसल्स को क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज जो होती है उसके ब्लॉकेज की वजह से वहां पे क्या होगा, ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंजाइना। तो एंजाइना के टाइप्स अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो एंजाइना होता है वो क्या होता है, स्टेबल एंजाइना होता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लासिकल एंजाइना भी बोलते हैं, और टिपिकल एंजाइना, और इसको क्या बोला जाता है, एक्सर्शनल एंजाइना भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो एंजाइना है वो है अनस्टेबल एंजाइना, और थर्ड वाला जो अपना एंजाइना है वो कौन सा है, वेरिएंट, और इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसमेटल एंजाइना भी बोलते हैं। तो अपन तीनों में देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट जो ये डायग्राम देखो, ये कोरोनरी आर्टरीज जो है ये दिख रही है। तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज बिल्कुल क्या है, इसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। तो ये मान लेते हैं कि ये इस साइड में भी अपने यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड का क्या होगा, फ्लो होगा। तो यहाँ पे ब्लड के फ्लो क्या होगा, इजीली इसमें ब्लड का क्या हो पाएगा, फ्लो हो पाएगा, क्योंकि ये आर्टरीज के अंदर कोई भी ब्लॉकेज जो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट नहीं है। तो ये एक नॉर्मल डायग्राम है। अब स्टेबल एंजाइना क्या होता है, स्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एथेलोस्क्लेरोसिस प्लग फॉर्मेशन होता है। किसका प्लग फॉर्मेशन होता है, एथेलोस्क्लेरोसिस, लिपिड की वजह से जो है यहाँ पे क्या होता है, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और डेड सेल डब्रिज जो होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है। उसकी वजह से यहाँ पे जो प्लग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन ये जो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, फिक्स होता है। और यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट होता है ये कितना परसेंट डेवलपमेंट होता है, मान लो यहाँ पे जो ब्लॉकेज होता है कितना होता है, 70% जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है स्टेबल एंजाइना के अंदर। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जब मान लेते हैं यहाँ पे ब्लॉकेज जो 70% है, तो हार्ट जब ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है हार्ट के ऊपर, तब तो ब्लड की रिक्वायरमेंट क्या होगी, स्मूथ मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे जब हार्ट को ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है उस टाइम पे मसल्स जो है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, कम होती है। तो उस टाइम पे पेशेंट को पेन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक वर्क अगर इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे 70% ब्लॉकेज है, जैसे कार्डियक वर्क इंक्रीज होगा तो मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में पेशेंट को क्या होता है, पेन होता है। जब भी पेशेंट क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा या कोई स्ट्रेस होगी या कोई फिजिकल वर्क करेगा, उसकी वजह से उस कंडीशन में यहाँ पे पेशेंट को क्या डेवलपमेंट होता है, पेन होता है। और जैसे ही पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो उसको पेन में क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट जो एंजाइना होता है वो कौन सा है, अनस्टेबल एंजाइना। कौन सा है, अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, एथेलोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, एथेलोस्क्लेरोसिस और विद ब्लड क्लॉट। यहाँ पे जो एथेलोस्क्लेरोसिस जो ये प्लग बना हुआ है इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ब्लड का क्या डेवलपमेंट होने लगता है, क्लॉट होने लगता है। यहाँ पे प्लेटलेट जो है वो क्या हो जाती है, एग्रीगेट होने लगती है। इस पे प्लेटलेट जो है वो क्या होने लगती है, एग्रीगेट होने लगती है। फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन और ये सारे आके बाइंड होते हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। और ये क्या होता है, धीरे धीरे एंजाइना जो है ये क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है काफी ज्यादा हार्मफुल एंजाइना होता है। ठीक है, इसमें जो है कार्डियोवास्कुलर हार्ट जो है उसमें फेल होने के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इसमें पेशेंट चाहे वर्कलोड इंक्रीज नहीं भी होगा, रेस्टिंग पोजीशन पे भी क्या होता है, इसमें हार्ट को क्या होता है, मतलब कि इसमें हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। रेस्ट होने के बावजूद भी पेशेंट को क्या होगा, इसमें पेन जो है वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबल एंजाइना में क्या है, 70% ब्लॉकेज होता है। और यहाँ पे सिर्फ किसकी वजह से फिक्स यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ब्लॉकेज डेवलपमेंट हो रहा है, किसकी वजह से, एथेलोस्क्लेरोसिस की वजह से। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे एथेलोस्क्लेरोसिस का तो प्लग है, उसके साथ में क्या हो रहा है, ब्लड क्लोटिंग हो रही है। अब यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग हो रही है तो यहाँ पे प्लेटलेट, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेंस
और कुछ मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आर्टरीज को क्या कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, तो इसीलिए इसको जो है काफी ज्यादा सीवियर एंजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एंजाइना है वो अपना एंजाइना है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना के अंदर क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो कोरोनरी आर्टरीज क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है, तो इस कोरोनरी आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, अब ये जो है पेशेंट को अगर रेस्टिंग पोजीशन पे भी अगर पेशेंट होगा, अगर पेशेंट रेस्ट कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पे भी पेशेंट को क्या होगा, पेन होना डेवलपमेंट होता है। केवल स्टेबल एंजाइना ऐसा है जो पेशेंट को अगर रेस्ट करेगा तो पेशेंट का पेन जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। और जैसे वो एक्सरसाइज, स्ट्रेस या कोई फिजिकल वर्क करेगा तो उसमें पेशेंट को क्या होना चालू हो जाता है, पेन होना चालू हो जाता है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले देख, अभी बात करते हैं स्टेबल एंजाइना की। तो स्टेबल एंजाइना के अंदर जो है फर्स्ट जो है स्टेबल है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना। सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का एंजाइना कौन सा है, स्टेबल एंजाइना। ठीक है, और ये क्या होता है, ट्रिगर्ड, ये क्या है, ट्रिगर्ड बाय फिजिकल एक्सर्शन। अगर फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो ये एंजाइना क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है, कार्डियक जो है वो क्या हो जाता है, स्टिमुलेट होता है, हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या होगा, एंजाइना जो है वो डेवलपमेंट हो सकता है। और अदर फैक्टर के अंदर क्या आएगा, इंक्रीज, ये फिर आ गया अदर फैक्टर के अंदर क्या आएगा, इंक्रीज हार्ट डिमांड फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, या मायोकार्डियल मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो पेशेंट को क्या होगा, यहाँ पे पेन और डिसकंफर्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, टिपिकली सबसाइड्स विथ रेस्ट, पेशेंट क्या करेगा, रेस्ट करेगा, और मेडिकेशन से ये एंजाइना जो है क्या हो जाता है, रिलीफ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एंजाइना है वो है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर कौन सा आएगा, अनस्टेबल एंजाइना इज मोर सीवियर एंड अनप्रेडिक्टेबल देन स्टेबल एंजाइना। अभी बताया मैंने क्या कहा, ये जो होता है किसकी वजह से होता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग की वजह से और प्लेटलेट के एग्रीगेशन की वजह से या ब्लड क्लोटिंग की वजह से ये क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रेस्ट, ये क्या होता है, रेस्ट के टाइम पे भी क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता है। और मिनिमम फिजिकल एक्सर्शन, मिनिमम फिजिकली अगर वर्क आपने किया तो उसके बावजूद भी यहाँ पे एंजाइनल पेन क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और साइन ऑफ मोर डेंजरस कंडीशन, ये क्या होती है, काफी ज्यादा डेंजरस कंडीशन होती है, या ये बोल सकते हैं अनस्टेबल एंजाइना तो होता है वो जो काफी ज्यादा क्या होता है, सीवियर टाइप का एंजाइना होता है। ठीक है, और ये क्या कहता है, इंडिकेट द कोरोनरी आर्टरीज इज पार्शियली ब्लॉक्ड। यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाती है, पार्शियली क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। और मैंने बताया ये एंजाइना जो है ब्लॉक होने के बाद यहाँ पे अगर ब्लॉकेज डेवलपमेंट हुआ तो ये ब्लॉकेज धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है, और पेशेंट को क्या हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है जल्दी पेशेंट को। नेक्स्ट जो एंजाइना है वो कौन सा है, वेरिएंट एंजाइना। कौन सा एंजाइना है, वेरिएंट, और इसको क्या बोलते हैं, प्रिंस मेटल एंजाइना बोलते हैं। अब ये दिस टाइप ऑफ एंजाइना केस बाय सडन नैरोइंग ऑफ स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सडनली कोरोनरी आर्टरीज क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, विच रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, इसमें ब्लड फ्लो क्या होगा, कार्डियक मसल्स को क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑब्टेन अकर्स एट रेस्ट एंड कैन बी सीवियर, रेस्ट के टाइम पे भी ये क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होगा, क्योंकि किसी भी टाइम पे सडनली अगर कोरोनरी आर्टरी क्या होगी, कोरोनरी आर्टरी अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो वहां पे पेशेंट को क्या होगा, एंजाइनल पेन जो है वो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। चाहे पेशेंट रेस्ट करो, ठीक है, और एक्सरसाइज करेगा तो भी पेशेंट को क्या होगा, यहाँ पे पेन जो है वो डेवलपमेंट होगा। स्टेबल, लाइक अनलाइक स्टेबल एंजाइना, ये स्टेबल एंजाइना के जैसा सेम नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट यूजली ट्रिगर्ड बाय फिजिकल एक्टिविटी और इमोशनल स्ट्रेस। ये क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी और इमोशनल एक्टिविटी से क्या होता है, ये डेवलपमेंट नहीं होता है। ये किसी भी टाइम सडनली वहां पे कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो पेशेंट को किसी भी स्टेज में होगा, पेशेंट को क्या होगा, यहाँ पे पेन जो है वो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एंटी एंजाइन, 3 टाइप्स के जो एंजाइन पढ़े हैं अपन ने। तो एंजाइना पढ़ने से पहले अपने को एंटी एंजाइनल ड्रग देखने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि पहले कुछ बेसिक टर्म पता कर लेते हैं कि वो क्या होते हैं, तो आपको जो है आसानी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाए तो मान लेते हैं कि ये एट्रियम है, एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, एरोटा, और एरोटा से ब्लड किस में जाएगा, आर्टरी, और आर्टरी से ब्लड किस में जाएगा,
बॉडी में, और बॉडी से ब्लड किस में जाएगा, वेन में, और वेन से वापस ब्लड किस में जाएगा, वेन से फाइनली वापस ब्लड किस में जाएगा, एट्रियम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कि यहाँ पे मायोकार्डियल मसल्स जो है, एक वापस डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये हो गया एट्रियम, ये हो गया वेंट्रिकल, और ये हो गया एरोटा। और यहाँ से ब्लड किस में जाएगा, आर्टरीज, और आर्टरीज से ब्लड किस में जाएगा, आर्टरीज से जो अपना ब्लड किस में जाएगा, बॉडी में, और बॉडी से ब्लड वापस किस में जाएगा, वेन, और वेन से वापस ब्लड किस में चला जाएगा, लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होकर वापस किस में चला जाएगा, एट्रियम में। ठीक है, अब ये मान लेते हैं यहाँ पे मायोकार्डियल मसल से, ये वाली जो मायोकार्डियल मसल से यहाँ पे आर्टरीज निकली हुई, इस आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की वजह से मायोकार्डियल मसल्स को क्या हो रही है, ऑक्सीजन अगर सप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो जैसे हार्ट रेट बढ़ेगी तो कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा, तो मसल्स को क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो पेशेंट को क्या होगा, यहाँ पे तो फिक्स ब्लॉकेज है, तो पेशेंट को क्या डेवलपमेंट होगा, एंजाइना डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो बेसिक टर्म क्या होते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एंजाइना जो है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, हार्ट रेट अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कार्डियक वर्कलोड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कार्डियक मसल्स को क्या जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी मसल्स को कॉन्ट्रेक्शंस के करने के लिए। तो अपने को इसको रिलीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ट रेट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक और टर्म होता है प्री लोड, क्या होता है, प्री लोड। तो प्री लोड क्या होता है, जैसे एट्रियम से ब्लड किस में आया, वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल में जो ब्लड प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शंस के पहले जो इसमें ब्लड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्री लोड बोलते हैं। अब वेंट्रिकल में जितना ज्यादा ब्लड होगा उतना ज्यादा किस में जाएगा, एट्रियम में जाएगा, तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करना पड़ेगा। प्री लोड इंक्रीज होगा तो कार्डियक वर्कलोड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर लोड की, क्या होता है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या होता है, आफ्टर लोड जैसे ही वेंट्रिकल ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया तो सारा ब्लड किस में चला गया, एरोटा में। अब एरोटा में चला गया तो यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आर्टरीज, तो यहाँ पे भी क्या जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा, तो इसको बोलते हैं आफ्टर लोड। ठीक है, अगर आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो कार्डियक वर्कलोड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, प्री लोड इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, कार्डियक वर्कलोड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और आफ्टर लोड भी अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कार्डियक वर्कलोड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्री लोड इंक्रीज होगा तो कार्डियक वर्कलोड फर्दर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हार्ट रेट भी अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मसल्स को क्या होगा, इन सब चीज में क्या होगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट में अपन क्या देखेंगे, आफ्टर लोड को रिड्यूस करेंगे, प्री लोड को रिड्यूस करेंगे, और हार्ट रेट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और क्या करेंगे, कोरोनरी आर्टरीज, जो आर्टरीज यहाँ पे जो ब्लॉकेज डेवलपमेंट है, जो भी आर्टरीज है, मान लो ये आर्टरी है, इसमें अगर ब्लॉकेज डेवलपमेंट है तो ऐसी ड्रग देंगे जिसकी वजह से आर्टरी क्या हो जाए, डायलेट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट जो है नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसके अंदर ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग के अंदर कौन कौन सी ड्रग है, तो फर्स्ट जो है यहाँ पे कौन सी है, नाइट्रेट। नाइट्रेट के अंदर कौन सी है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर कौन सी है, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट ओरल, और आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट, इरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, और पेंटा इरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। नेक्स्ट जो है बीटा ब्लॉकर के अंदर कौन सी ड्रग आएगी, प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, और एटेनोलोल। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर कौन सी ड्रग है यहाँ पे, वीरापामिल, डिल्टियाजेम, एम्लोडिपिन, नाइट्रेंडिपिन। और पोटेशियम चैनल ओपनर्स के अंदर अपनी यहाँ पे ड्रग कौन सी, निकोरेंडिल। और ओरल अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर कौन सी ड्रग है यहाँ पे, अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर है ट्राइमेटाजिडिन, रेनोलाजिन, इवाब्रिडिन, ऑक्सीफेड्रिन, और डाइपिरिडामोल। ठीक है, तो ये सारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स की अपन मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन। फर्स्ट जो यहाँ पे एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो है यहाँ पे देखेंगे अपन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देखेंगे और नाइट्रेट्स। तो पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि मसल्स जो है यहाँ पे, पहले तो देखते हैं फिजियोलॉजी, मसल कॉन्ट्रेक्शन, यहाँ पे मसल रिलैक्स होगी तो क्या होगा, वेसो डायलेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है यहाँ पे कैल्शियम जो होता है, ये कैल्शियम सेल्स के अंदर क्या करेगा, इंटर करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है, मसल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कैल्शियम जैसे ही इंटर करेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इंटर करेगा, और यहाँ से फर्दर क्या रिलीज होगा,
कैल्शियम रिलीज होगा और ये कैल्शियम क्या करेगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेस को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ये किसको एक्टिवेट करेगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेस। अब ये मायोसिन लाइट चेन काइनेस जो है, ये मायोसिन लाइट चेन काइनेस जो है ये किसको फोस्फोराइलेट करेगा, मायोसिन लाइट चेन को क्या करेगा, फोस्फोराइलेट करेगा। अब मायोसिन लाइट चेन अगर फोस्फोराइलेट होगी, जैसे ही मायोसिन लाइट चेन फोस्फोराइलेट होती थी किसके साथ इंटरेक्ट करती है, किसके साथ इंटरेक्ट करती है, एक्टिन के साथ। जैसे ही मान लो कि मायोसिन और एक्टिन अगर दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कैल्शियम जैसे ही रिलीज हुआ तो क्या हुआ, मायोसिन लाइट चेन काइनेस क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। और मायोसिन लाइट चेन काइनेस ने क्या किया, मायोसिन लाइट चेन काइनेस को क्या करवाया, फोस्फोराइलेट करवाया। तो एक्टिन और मायोसिन दोनों आपस में क्या करने लगे, इंटरेक्ट करने लगे। उसकी वजह से यहाँ पे मसल्स क्या होने लगे, कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो गया। ठीक है, अब इसके अपोजिट देखा जाए तो यहाँ पे मैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दूंगा, एम्लोडिपिन हो गया, ठीक है, नाइट्रेंडिपिन हो गया, डिल्टियाजेम हो गया। तो ये ड्रग कैल्शियम चैनल अगर ब्लॉक होगा तो एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अपोजिट इसका क्या होगा, मसल जो है वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स होगी। और जैसे मसल रिलैक्स होगी तो क्या होगा, वहां पे हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। और हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो क्या होगा, कार्डियक वर्कलोड डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। और एंजाइना में पेशेंट को क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। और क्या होगा, यहाँ पे वेसो डायलेशन भी होगा। मसल अगर रिलैक्स होगी तो क्या डेवलपमेंट होगा, वेसो डायलेशन, या आर्टरीज उसमें क्या हो जाएगी, डायलेट होना चालू हो जाएगी। नेक्स्ट जो है अभी इसमें यहाँ पे देखते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो होती है, ये नाइट्रेट जो है, ये नाइट्रेट जैसे ही सेल्स के अंदर एंटर करेगी मसल्स के अंदर तो ये क्या रिलीज करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या रिलीज करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। एक एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड किसके साथ जाके बाइंड होगा, ग्वानिलाइन साइक्लेज। ग्वानिलाइन साइक्लेज जो है ये क्या करवाएगा, जीटीपी से क्या कन्वर्ट करेगा, साइक्लिक जीएमपी। किस में कन्वर्ट कराएगा, जीटीपी से किस में कन्वर्ट होगा, साइक्लिक जीएमपी। और ये साइक्लिक जीएमपी, यहाँ पे जो साइक्लिक जीएमपी है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, मायोसिन जो था वो क्या हो रहा था, फोस्फोराइलेट हो गया था। और ये किससे इंटरेक्ट कर रहा था, एक्टिन से। ये जो साइक्लिक जीएमपी होता है ये मायोसिन को क्या करवा देता है, डीफॉस्फोराइलेशन करवा देता है। क्या करवाएगा, मायोसिन से डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा। तो मायोसिन क्या होगा, एक्टिन से रिएक्ट इंटरेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मसल्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, वापिस जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो है ठीक है, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो सेल्स के अंदर क्या हुआ, इंटर हुआ। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे सेल्स के अंदर इंटर होगा तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है। ये नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा। और उसकी वजह से यहाँ पे ये किस पे जाके बाइंड होगा, ग्वानिलाइन साइक्लेस। और ग्वानिलाइन साइक्लेस किसको एक्टिवेट करेगा, ग्वानिलाइन साइक्लेस से क्या एक्टिवेट होगा, जीटीपी। और जीटीपी से क्या बनेगा, साइक्लिक जीएमपी। जीटीपी से क्या होगा, साइक्लिक जीएमपी। ग्वानिलाइन साइक्लेस क्या करेगा, जीटीपी से क्या फॉर्मेशन कराएगा, साइक्लिक जीएमपी। और साइक्लिक जीएमपी जो है यहाँ पे जो मायोसिन, यहाँ पे मायोसिन लाइट चेन जो था ये क्या हो रहा था, फोस्फोराइलेट हो रहा था। तो ये किससे इंटरेक्ट कर रहा था, एक्टिन से। तो ये क्या होगा, यहाँ पे फोस्फोराइलेशन जो है उसका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन होगा। तो मायोसिन एक्टिन से रिएक्ट करेगा नहीं, तो यहाँ पे मसल्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो वहां पे क्या डेवलपमेंट होगा, आर्टरीज जो है वो क्या होगी, डायलेट होना चालू हो जाएगी। ठीक है, ये वापस ये जो है नाइट्रेट्स की जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखी जाए तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट क्या करते हैं, वीनो डायलेशन करेगी। वीनो डायलेशन होगा तो यहाँ पे पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड, ब्लड जो है वो क्या होगा, रिटर्न ऑफ द हार्ट, हार्ट में विनस रिटर्न भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अभी बताया प्री लोड क्या होगा, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन से पहले जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं प्री लोड। तो यहाँ पे प्री लोड क्या होगा, ब्लड कम होगा वेंट्रिकल में तो कम बाहर भेजना पड़ेगा उसको एरोटा में। तो प्री लोड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो प्री लोड डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कार्डियक वर्कलोड क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज होगा। कार्डियक वर्कलोड अगर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मायोकार्डियम डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अब ये जो है नाइट्रोग्लिसरीन जो है क्या करती है, आर्टरीज को भी क्या करती है, डायलेट करती है। क्या करती है, आर्टरी को क्या करती है, डायलेट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्टरी अगर डायलेट होगी तो बताया वेंट्रिकल ब्लड किस में भेजता है, एरोटा में।
और एरोटा से ब्लड किस में जाता है, आर्टरीज में, लेकिन आर्टरीज काफी ज्यादा नेरो होती है तो वहां पे प्रेशर जनरेट होता है, लेकिन आर्टरी यहाँ पे डायलेट होगी तो क्या होगा, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, जिसको बोलते हैं आफ्टर लोड, और आफ्टर लोड यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो कार्डियक वर्क लोड क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कार्डियक की क्या होगी, कम हो जाएगी, तो पेशेंट को एंजाइना में यहाँ पे फिर रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो है डायलेटिंग ऑफ लार्ज कोरोनरी वेसल, यहाँ पे जो क्या होती है, ये कोरोनरी वेसल्स जो होती है उसको भी क्या करता है, डायलेट करेगा, तो जाहिर सी बात है ब्लड का फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और पेशेंट को एंजाइनल में क्या होगा, रिलीफ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है कैल्शियम चैनल ब्रोकर की, जो अभी मैंने मैकेनिज्म बताई वही मैकेनिज्म यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्रोकर की है। तो ये क्या है, बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम एंट्री टू द सेल्स, कैल्शियम चैनल ब्रोकर रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ स्मूथ मसल्स। ये क्या करवाती है, कैल्शियम क्या चैनल पे जो ड्रग वर्क करती है वो क्या करवाती है, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, तो कार्डियक वर्क क्या होगा, कार्डियक वर्क क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो पेशेंट को क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मसल्स को क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो पेशेंट को क्या होगा, एंजाइनल पेन भी क्या होगा, एंजाइनल पेन में क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है, एंजाइनल पेन भी क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा। अब नेक्स्ट जो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है वेसो डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, ये कोरोनरी आर्टरीज को भी क्या करवाता है, डायलेट करवाएगा, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स, हार्ट की मसल्स को क्या होगा, ब्लड का फ्लो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फिर जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है दिस रिडक्शन इन कैल्शियम एंट्री इनटू कार्डियक मसल सेल्स, यहाँ पे क्या होगा, कार्डियक मसल सेल में कैल्शियम की एंट्री क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट, और हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी तो यहाँ पे कार्डियक वर्क भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर है वो दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइडेड है। फर्स्ट जो कैटेगरी वो कौन सी, डाइहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और सेकंड जो है वो नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब यहाँ पे डाइहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर कौन सी ड्रग है, एम्लोडिपिन और निफेडिपिन। प्राइमरी अफेक्ट द स्मूथ मसल सेल इन पेरिफेरल आर्टरीज, ठीक है, मोर सिलेक्टिव इन वेसोडाइलेशन। ये जो ड्रग होती है सबसे ज्यादा इनका इफेक्ट किसके ऊपर होता है, वेसोडाइलेशन के ऊपर होता है, डाइहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ऊपर जो ड्रग है। वो नेक्स्ट जो कैटेगरी वो कौन सी, नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन जो होती है, इसके अंदर आता है वीरापामिल और डिल्टियाजेम। ये जो ड्रग है वीरापामिल और नेक्स्ट जो ड्रग है कौन सी, डिल्टियाजेम, ये क्या करेगी, हार्ट रेट को क्या करेगी, डिक्रीज करने का काम करेगी। ये क्या करेगी, हार्ट रेट को क्या करेगी, डिक्रीज करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो मायोकार्डियल वर्कलोड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो एंजाइनल पेन क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो कौन सा है, हार्ट रेट को डिक्रीज करने में। और डाइहाइड्रोपिरिडिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कोरोनरी आर्टरीज को डायलेशन के लिए। नेक्स्ट जो ड्रग की कैटेगरी है पोटेशियम चैनल ओपनर से, कौन सी है, पोटेशियम चैनल ओपनर के अंदर जो ड्रग है वो कौन सी है, निकोरेंडिल। अब ये क्या करती है, पोटेशियम चैनल जैसे क्या होंगे, ओपन होंगे, तो पोटेशियम जो है वो क्या होंगे, ये क्या होंगे, पोटेशियम का क्या होगा, इफ्लक्स होगा। अगर पोटेशियम का इफ्लक्स होगा तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। हाइपर पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वेनो डायलेशन होगा, वेन डायलेट होगी, तो जाहिर सी बात है बॉडी से ब्लड किस में आ रहा है, वेन, और वेन से किस में जा रहा है, एट्रियम, और एट्रियम में ब्लड अगर कम जाएगा तो प्री लोड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड क्या होगा, कम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्री लोड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे आर्टरी डायलेट होगी तो आफ्टर लोड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्री लोड, यहाँ पे जो प्री लोड भी डिक्रीज हो रहा है और आफ्टर लोड, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वेनो डायलेशन और आर्टरी, वेन और आर्टरी दोनों क्या होंगे, डायलेट होगी, तो प्री लोड क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा, और यहाँ पे आफ्टर लोड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और फर्दर एक और मैकेनिज्म है, निकोरेंडिल जो है ये क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और साइक्लिक जीएमपी का अमाउंट अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ वस्कुलर स्मूथ मसल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी, तो आर्टरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी क्या होगी, डायलेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डायलेशन होगा तो उसकी वजह से आफ्टर लोड क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी क्या होगी, डायलेट होगी, तो आफ्टर लोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो ड्रग, कौन सी ड्रग यूज करते हैं इसके अंदर, एंटी प्लेटलेट एजेंट। कौन से ड्रग एजेंट्स यूज करते हैं इसके अलावा, एंटी प्लेटलेट एजेंट के अंदर कौन से आती हैं, एस्पिरिन,
एस्पिरिन जो है वो क्या है, एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन कॉमनली प्रिस्क्राइब प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशंस। मैंने बताया था अनस्टेबल एंजाइना किसकी वजह से होता है, ब्लड क्लॉट की वजह से होता है। तो वहां पे कौन सी ड्रग यूज करते हैं, एंटी प्लेटलेट एजेंट यूज करते हैं। दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, कैन बी इसेंशियल पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ऐसे पेशेंट जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है, ठीक है, वहां पे इसका क्या करते हैं, एंटी प्लेटलेट एजेंट जो है वो यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी, स्टेटिन्स। कौन सी ड्रग है यहाँ पे, स्टेटिन्स। स्टेटिन्स के अंदर जो कौन सा आता है, एटोरवा स्टेटिन। एटोरवा स्टेटिन के अंदर आता है सिम्बा स्टेटिन्स आर यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, यहाँ पे जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग जो बनता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। और ये क्या करती है, रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन को भी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और ये क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसको नैरो होने से क्या करता है, रोकता है। कोरोनरी आर्टरी को क्या करती है, नैरो होने से रोकते हैं। स्टेटिन्स जो है वो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के अंदर आती है। नेक्स्ट जो ड्रग है इसके अंदर डाइपिरिडामोल। कौन सी ड्रग है, डाइपिरिडामोल। इट इज अ पावरफुल कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी डायलेटर, इंक्रीज द कोरोनरी फ्लो, ठीक है। ये क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी को क्या करता है, डायलेट करता है। ये क्या करेगा, कैसे डायलेट करेगा, एडिनोसिन जो होता है, क्या होता है, एडिनोसिन जो होता है वो क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी को क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी को क्या करता है, डायलेट करता है, ठीक है। तो ये जो ड्रग है ये एडिनोसिन के ब्रेकडाउन को क्या करती है, रोकती है। और एडिनोसिन के रीअपटेक को क्या करती है, इनहिबिट करेगी। तो एडिनोसिन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी क्या होगी, डायलेट होगी। और यहाँ पे नेक्स्ट जो ड्रग कौन सी यूज करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के अंदर कौन सी आएगी, ये जो ड्रग होती है मेनली किसके अंदर यूज करते हैं, हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जिसको एंजाइना हो और साथ में क्या हो, हाइपरटेंशन भी जो होता है, तो वहां पे उसके मैनेजमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं, यहाँ पे एंजियोटेंसिन इनहिबिटर जो है वो यूज करते हैं, या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स receptor blockers are used to lower blood pressure and reduce workload on the heart. They are particularly beneficial for angina and coexisting condition like hypertension. ऐसे पेशेंट जिसको क्या हो रहा हो, एंजाइना भी हो रहा हो और साथ में क्या है, हाइपरटेंशन भी है, ठीक है। तो वहां पे ये ड्रग जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी है, ट्राइमेटाजिडिन। ये क्या करेगी, ड्यूरिंग इस्कीमिया मायोकार्डियल डिराइव्स एनर्जी मेनली फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होता है, जब मायोकार्डियल सेल्स को जो है ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, तो वहां पे क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन के लिए क्या करता है, फैटी एसिड का क्या होने लगता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने लगता है। मायोकार्डियल सेल को अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पे क्या होता है, फैटी एसिड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाएगा। और फैटी एसिड का अगर ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाएगा तो ऑक्सीजन का कंजप्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो ड्रग है ये क्या करेगी, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। क्या करेगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंजप्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है कार्डियक को क्या होगा, इतना उसके ऊपर वर्कलोड इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, डिक्रीज पार्शियल इनहिबिशन ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन मायोकार्डियम, इंक्रीज ग्लूकोज फॉर एनर्जी। यहाँ पे फिर किसका यूज हो जाएगा एनर्जी के लिए, ग्लूकोज का। तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इंप्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइना एपिसोड्स। ये क्या करता है, एक्सरसाइज टॉलरेंस और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइना। एक्सरसाइज की वजह से जो यहाँ पे एंजाइना होता है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और एंजाइना के जो एपिसोड डेवलपमेंट होते हैं उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यूज ओरल इन एक्सर्शनल एंजाइना इन कॉम्बिनेशन विथ अदर ड्रग्स। ये क्या, ऐसे एक्सर्शनल एंजाइना में इस ड्रग का क्या करेंगे, यूज होता है, ठीक है। जिसको मैंने बताया था कौन सा एंजाइना था, स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है इवाब्रेडिन। इवाब्रेडिन जो है ये साइट ऑफ एक्शन किस पे ऊपर वर्क करती है, एसए नोड पे। हार्ट रेट को क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी। और ये क्या करे, डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइनल एपिसोड। एंजाइनल के एपिसोड क्या होंगे, इसकी वजह से रिड्यूस होंगे। इट कैन आल्सो बी यूज इन साइनस टेकिकार्डिया, जहां पे हार्ट रेट काफी ज्यादा
बढ़ जाती है उसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया, वहां पे भी इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी इसमें बाकी है वो है बीटा ब्लॉकर। कौन सी है, बीटा ब्लॉकर। हार्ट पे जो रिसेप्टर होगा वो कौन सा होगा, बीटा 1। ये हार्ट रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। बीटा ब्लॉकर क्या करेगी, बीटा 1 रिसेप्टर को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो कार्डियक वर्क क्या होगा, डिक्रीज होगा। कार्डियक वर्क डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ऑक्सीजन की डिमांड डिक्रीज होगी तो एंजाइनल पेन क्या होगा, एंजाइनल पेन क्या होगा, रिड्यूस होगा, या एंजाइना जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा पेशेंट का। ठीक है, ठीक। थैंक यू एवरीवन।